Good morning to everybody, and I welcome you all on behalf of Education Express channel in the class of income tax. Okay? और हम सैलरी के टॉपिक पर बात कर रहे थे और सैलरी में हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे थे और उसमें जो टिपिकल पार्ट है वो चल रहा था, जिसमें ग्रेच्युटी था। ग्रेच्युटी के बाद रिट्रेचमेंट फ्रॉम सर्विस, यदि किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उस पर जो कंपनसेशन मिलता है उसकी बात हुई थी। फिर आपके कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहलाता है, पेंशन पर प्राप्त एक मुश्त राशि का प्राप्त होना। फिर होता है अर्न लीव, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, एनकेशमेंट ऑफ अर्नड लीव कहलाता है। ये 3-4 जो हेडिंग्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो बड़े टिपिकल हैं। और उस पार्ट पर हमने ग्रेच्युटी को शुरू कर दिया था और ग्रेच्युटी में हमने 2 पार्ट देखे थे। एक तो था ग्रेच्युटी एक्ट एप्लाइज, तो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और यदि दूसरा पार्ट जो आज लेने जा रहे हैं ग्रेच्युटी एक्ट डज नॉट अप्लाई, तो फिर किस प्रकार से होगा। तो ग्रेच्युटी के 2 पार्ट हुए। एक्ट अप्लाइज और एक्ट डज नॉट अप्लाई। ये 2 बातें होती है ग्रेच्युटी में। और ग्रेच्युटी का मतलब भी बताया था आपको, फिर सुन लीजिएगा कि व्यक्ति जब गवर्नमेंट किसी सर्विस में होता है तो सर्विस में वो रिटायरमेंट के समय उसके नियोक्ता की ओर से जो इकट्ठी राशि उसको दी जाती है वो ग्रेच्युटी कहलाती है, क्योंकि उसने संस्था में इतने साल नौकरी की तो उसके प्रतिफल के बदले में एक सम्मानित राशि उसको दी जाती है, वो ग्रेच्युटी कहलाती। उपदान कहते हैं हिंदी में उसे, ग्रेच्युटी मिलती है उसे। वो प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, कम्यूटेशन का पैसा मिलता है, अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसमें से एक अमाउंट होता है ग्रेच्युटी का, जो नियोक्ता की ओर से कर्मचारी को दिया जाता है। ग्रेच्युटी के जो भुगतान होता है वो यदि सरकारी कर्मचारी को भुगतान किया जाता है तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। परंतु यदि ग्रेच्युटी का पेमेंट नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट को, गैर सरकारी कर्मचारी को मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है एक नियम के अनुसार। और नियम मोटे तौर से 2 हैं। वह संस्था जहाँ पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है तो वो नियम अलग होता है, और जो वो संस्था जब पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं होता है ये होता है। जिस संस्था में 10 कर्मचारी से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेच्युटी अधिनियम अनिवार्य रूप से लागू होगा। और जिसमें संस्था में 10 कर्मचारी से कम काम कर रहे हैं तो वो ग्रेच्युटी को मानता हो सरकारी नियमों को तो लागू होगी, और नहीं मानता तो ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं होगा। तो वहाँ पर स्वतंत्रता है लागू होने और नहीं होने की। परंतु जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर अनिवार्य रूप से ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होगा। ये सरकार की अनिवार्य शर्त है। परंतु ये अनिवार्यता वहाँ नहीं है जहाँ पर कि कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होती है। वहाँ पर उनकी इच्छा पर है कि ग्रेच्युटी अधिनियम की शर्तों को माने तो लागू होगा, शर्तों को नहीं मानेंगे तो अधिनियम लागू नहीं होगा। हमने इसके अंतर्गत पहला एक प्रश्न देखा था, जब ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है तो किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है, कितनी राशि टैक्सेबल होगी और कितनी टैक्स फ्री होगी, ये मालूम किया था। आज उसका सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। ग्रेच्युटी अधिनियम यदि लागू नहीं होता है तो किस प्रकार से कितनी राशि कैलकुलेट की जाए जो टैक्सेबल हो, और किस प्रकार से कितनी राशि
टैक्स फ्री होगी, कर मुक्त होगी। इसका कैलकुलेशन आज आपके सामने आ रहा है। और इसके लिए हम आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, और वो एग्ज़ाम्पल के रूप में है पटेल चौधरी की बुक का क्वेश्चन नंबर 8वें क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन की बातें मैं पढ़ रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपके सामने रहे। पटेल चौधरी की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए कि क्या कहता है। श्री कमल 1 मार्च 2007 को बीकानेर में एक श्रमिक के रूप में 6000-400 8000 600 11,000 750 20,000 के वेतनमान में 7,200 रुपये के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुए। तो देखिएगा, ये स्टार्ट ऑफ सर्विस ये हुआ उनका 1/3/2007 को। पे स्केल इनका इस प्रकार से है, 6000-400 8000 600 11,000 750 20,000। ये भी बताते हैं पे स्केल हालांकि बात कर चुकी है, और इनका वेतन फिक्स हुआ 7,200 रुपये पर एज ऑन 1/3/2007 को। ये आगे कहता है कि श्रमिकों की संख्या में कमी किए जाने के कारण 1 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त कर दिया गया तथा उनके लिए 1,75,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति में दी गई। वे प्रति वर्ष की सेवा के लिए 40 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी हैं, और निवृत्ति के समय उनके खाते में 120 दिन का अर्जित अवकाश जमा था, और जिसके भुगतान में नियोक्ता द्वारा उनको 65,000 रुपये दिए गए। श्री कमल की कर्णधार वर्ष 2021 के लिए वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ग्रेच्युटी तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है एक तो कंपनसेशन और एक अर्नड लीव, दो बातें की जाएगी। तो ग्रेच्युटी के अभी फ़िलहाल हम पोस्टपोन कर देते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। दो बातें आएंगी इसमें, एक तो आएगा कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट, नौकरी से निकाले जाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, और दूसरा होगा एनकेशमेंट ऑफ अर्नड लीव, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। ये क्या होगा, सबको एक एक करके हम टेकअप करेंगे, ठीक है। ये बातों से ये ग्रेच्युटी अभी इसमें आ नहीं रहा, किसी और प्रश्न में आ जाएगा, अभी टेकअप कर लेंगे जब ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 लागू नहीं होता उस स्थिति को। अभी इसके अंतर्गत देख लीजिएगा, इनको जो नौकरी से निकाला है वो है के कारण 1 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। ये रिटायर किए गए, और उसकी डेट थी रिटायरमेंट की 1 नवंबर 2019, 1/11/2019। ये तो इसकी प्रमुख बातें जो क्वेश्चन में आपको दे रखी हैं। अब ज़रा देखिएगा इसके माध्यम से किस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो ये मालूम कर लें कि
इनकी पे क्या थी। ठीक है, आपको ये मालूम है कि किसी भी कर्मचारी का प्रीवियस ईयर जो होता है वो 2020-21 असेसमेंट ईयर होगा, तो प्रीवियस ईयर होगा उसका 1/4/2019 से 31/3/2020 तक। इस पीरियड में उसने क्या कमाया ये देखना है। इसमें जो इस पीरियड में जो कमाई होगी, जो अर्निंग होगी, जो सैलरी मिलेगी, जो बेनिफिट मिलेगा, उसका टैक्स इसको आप देना पड़ेगा 2021 में, 1/4/20 से लेके 2021 के बीच में, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। इसका असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। तो 2020-21 में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा। उस इनकम का जो अर्न की है, जो प्राप्त की है 1/4/2019 से 31/3/2020 के बीच में, इस पीरियड में। तो ज़रा हम देखें कि इस पीरियड की इसकी सैलरी कितनी होगी। और ये सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग नोट में हम ले रहे हैं, इसकी टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि उस दिन इसकी सैलरी कितनी होगी। उसके लिए ध्यान रखना हमें पे स्केल का। नौकरी शुरू करा 6,000 रुपये के वेतन पर, जो 12 माह पूरे होने पर उसके वेतन में वृद्धि होगी 400 रुपये, जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं। हर साल 400 रुपये वेतन बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो 8,000 नहीं हो जाएगा। जब वेतन 8,000 हो जाएगा तो वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट 400 के स्थान पर 600 रुपये हो जाएगा। और हर महीने हर साल 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये बढ़ते रहेंगे, और वो बढ़ते रहेंगे जब तक वेतन 11,000 नहीं हो जाए। जैसे वेतन 11,000 होगा तो फिर वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट 600 के स्थान पर 750 हो जाएगी, और ये लगातार हर प्रतिवर्ष 750 बढ़ते रहेंगे जब तक 20,000 तक नहीं हो जाए। ये इसका पे स्केल का मतलब होता है। बात क्लियर हो रही? आइए देखिएगा, 1/3/7 को उसको वेतन निर्धारित किया और वो 7,200 था। ये 1/3/7 पे थी 7,200। 8 को 7,200, 400 बढ़ाएंगे 7,600। 9 को फिर 400 बढ़ाएंगे तो 8,000। ये 8,000 आ गया है। अब वेतन वृद्धि 600 रुपये हो जाएगी 400 के स्थान पर। 10 को 8,600। 2011 को 600 बढ़ाएंगे तो 9,200। फिर 12 को 600 बढ़ाएंगे तो 9,800। 13 600 रुपये बढ़ाएंगे 10,400। 14 600 बढ़ाएंगे तो 11,000। ये देखिए 11,000 पे आ गया। अब वेतन वृद्धि 600 के स्थान पर 750 हो जाएगी, तो 15 में 11,750। 16 फिर 750 बढ़ाएंगे 12,500। 17 में फिर 750 बढ़ाएंगे 13,250। 18 फिर 750 बढ़ाएंगे तो 14,000। 19 और फिर 700 बढ़ाएंगे 14,750। और यदि 20 को भी लेते हैं तो फिर 750 बढ़ाएंगे तो 15,500। ये पे स्केल के आधार पर इसका वेतन है। अलग अलग वर्षों में से चलते जाइएगा। अब आपको सेलेक्ट करना है
1/4/2019 को पे क्या थी, और फिर उसमें हमें आगे बढ़ना है 31/3/2020 को। आइएगा देखिएगा, ये 1/3 है सब जगह, तो यहाँ पर भी ये 1/3/2018 होगा, 1/3/2019, 1/3/2020। तो 1/4/19 को ये 1/3/19 आ गया यहाँ, ये रहा 1/3/2019 को 14,750 थी, और वो चलेगी 1/3/19 से 28 फरवरी 2020 तक। बात समझ में आ गई? क्योंकि 12 महीने तभी होंगे। 1/3/19 को 12 महीने की अवधि शुरू हुई, और 12 महीने कंप्लीट कब होंगे? 28 फरवरी या 29 फरवरी 2020 को ये 12 महीने होंगे। परंतु 12 माह की अवधि पूरी हो उससे पहले ये रिटायर हो रहा है 1/11/2019 को, इसलिए हमें पे चाहिए। देखिएगा, पे शुड बी फ्रॉम 1/4/2019, जो हमारा प्रीवियस से शुरू हो रहा उस डेट से लेकर डेट ऑफ रिटायरमेंट 1/11/2019 तक, यहाँ तक की चाहिए पे। हालांकि साल समाप्त होगा 28 फरवरी 2020 को, पर समाप्त तो उससे पहले सर्विस से निकाल दिया गया वो, उसके बाद नौकरी में तो है ही नहीं। तो हमें चाहिए ये पीरियड, इस पीरियड की सैलरी कितनी होगी। आइए चेक कीजिएगा, 1/3 को 14,750 थी, तो अप्रैल में भी ये रहेगी। अप्रैल जो 1/4/2019 है को पे रहेगी ये 14,750, और ये चलेगी पे 1 नवंबर तक, 1 नवंबर मतलब 31 अक्टूबर तक। तो इसका मतलब टू 31 अक्टूबर 2019। कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और 4 और 3 7 महीने हो गए। इट इज़ फॉर 7 months। सैलरी फॉर 7 months बराबर 14,750 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 14,750 इंटू 7, 1,03,250 ये सैलरी है। ये सैलरी से प्राप्त होगी। इस फिगर को कैलकुलेट करने के लिए ये सारा वर्किंग नोट आपको देना पड़ेगा कि ये फिगर किस तरह से आपने प्राप्त किया। ये इस तरह से प्राप्त होगा। ये टेबल बनाना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आप आ सकेंगे, और यहाँ पर आएंगे तभी ये कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर होगी बात? जब ये बात क्लियर हो गई है तब आगे की ओर चलते हैं हम, और हम देखते हैं कि अब इसकी सैलरी के अलावा कंपनसेशन ऑन रिटायरमेंट और एनकेशमेंट ऑफ अर्नड लीव का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये नया कैलकुलेशन है, क्योंकि ये तो पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम देख चुके हैं। मैं इस फिगर को नोट करके रख रहा हूँ अलग से। ये सैलरी थी इसकी 1,03,250। शॉर्ट लेना हो जो ले लीजिएगा, आगे के लिए हमें इसे मिटाना होगा।
इसे रब कर देते हैं और अब पहले कैलकुलेशन लेते हैं कंपनसेशन का। क्षतिपूर्ति, किस बात की क्षतिपूर्ति? कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले सर्विस से निकाल दिया गया है और सर्विस से निकालने के उसके अपने कारण थे कि कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी पड़ी, इतना काम नहीं था और जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो निकाल दिया गया तो शर्तों के अनुसार उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। अब क्षतिपूर्ति देते हैं तो किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, आइए पे वर्किंग नोट के माध्यम से इसको समझते हैं। ये वर्किंग नोट, कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट, सेवा से निकाल देने के कारण, छटनी पर निकाल देने के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति, ठीक है, ये इसका हेडिंग होगा। पहले हम ले लें इसका अमाउंट कितना है। कंपनसेशन, ये वर्किंग नोट है, ध्यान रहे। कंपनसेशन, और ये कंपनसेशन उसे प्राप्त हो रहा है, चेक कीजिएगा, 1,75,000 रुपये फोर्थ लाइन में 1 नवंबर 19 को सेवानिवृत्त कर देगा तो इसके लिए उन्हें 1,75,000 रुपये राशि क्षतिपूर्ति में दी गई। ये क्षतिपूर्ति मिला 1,75,000 रुपये। और इसकी शर्तें हैं, उनके अनुसार इसको क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी, कर मुक्त की जाएगी। और आप देखिएगा कि इसके अंतर्गत आपकी बुक में पेज नंबर 101 पर इसके नियम दे रखे हैं। लेस एग्जम्पशन, पहली शर्त, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त कितनी राशि हुई थी? वो हुई थी 1,75,000 रुपये। अथवा दूसरी शर्त, $15 days सैलरी, 15 days सैलरी फॉर each years of service, each year of service, ठीक है। अब प्रश्न उठता है सैलरी की परिभाषा क्या होगी, चेक करें। सैलरी की परिभाषा यहाँ पर देखिएगा, सैलरी की परिभाषा होगी 3 months सैलरी, 3 months एवरेज सैलरी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 3 माह का वेतन, औसत वेतन, सॉरी, एवरेज सैलरी, 3 months एवरेज सैलरी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, जिस तारीख को रिटायर हुआ है उस तारीख के तुरंत पहले के 3 महीने। और जो टेबल बनी थी वो टेबल को आपको मिटाना नहीं, उसे संभाल कर रखना है। उसमें देखिएगा हमने लिखा था 1/3/2019 को
उसकी सैलरी थी 14,750 रुपये। ठीक है, एक 3 को थी, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9, 10 और ये 11 जो नवंबर आ गया था आपका, ये नवंबर में 2019 को, क्योंकि यहाँ रिटायर हो गया था। तो रिटायरमेंट ये 1 नवंबर 2019 को रिटायर हुआ था, तो उससे तुरंत पहले के 3 महीने, ये 1, 2 और ये 3 महीने, इन 3 महीने की सैलरी। अब ध्यान रखिएगा, 3 महीने का मतलब हो गया, ये हुआ अक्टूबर, नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, अर्थात अगस्त 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2019 तक की सैलरी का औसत लें। आप ये भी जानते हैं कि ये जो लेना है, इसमें देखिएगा 15 डेज सैलरी, 15 दिन का वेतन लेना है। और सैलरी का मतलब बताया है कि एवरेज सैलरी, तो एवरेज निकालना है, तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, हमें 15 दिन का औसत वेतन लेना है। सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, टोटल 92 डेज। तो टोटल सैलरी इस पीरियड की होगी, उसमें 92 डेज का भाग देंगे तो एक दिन की सैलरी औसत आ जाएगी, और एक दिन के लिए हमें 15 दिन की सैलरी चाहिए। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर औसत सैलरी कैलकुलेट का मतलब होगा ये इस तरह से कैलकुलेशन होना। जिस दिन रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 3 माह, नवंबर में रिटायर हो रहा है 1 नवंबर को, तो उससे तुरंत पहले अक्टूबर, उससे तुरंत पहले सितंबर, उससे तुरंत पहले अगस्त, ये 3 महीने हो गए। इन 3 महीने में कितने दिन हुए वो दिन निकालने, हमें पता लगा अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 31 दिन, टोटल 92 डेज हो गए। 92 डेज का भाग दे देंगे टोटल सैलरी में, और यहाँ पर सैलरी थी इसकी तीनों महीने में 14,750, 14,750 और 14,750, 44,250 टोटल सैलरी थी इसकी इन 3 महीने की। तो औसत सैलरी हुई ये टोटल सैलरी। इसलिए एवरेज सैलरी पर डे प्रतिदिन का औसत वेतन 44,250 डिवाइडेड बाई 92 डेज, 44,250 को भाग दे दें 22 डेज से, divided by 92, it is 480.97826। तो हम इसको लिख सकते हैं 480.978, ये हो गई पर डे सैलरी, एवरेज पर डे सैलरी। क्लियर होगी बात? जब एवरेज पर डे सैलरी हो गई है तो उसने क्या कहा है, 15 डेज सैलरी को लेना है, ईच ईयर ऑफ सर्विस। अब सर्विस के ईयर्स गिने, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। देखिएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट
वो थी 1/11/2019 लेस डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ सर्विस कब शुरू की थी, और वो किया था 1/3/2007। ये घटा दें 1/3/2007, तो हो गया 12 वर्ष 8 महीने। ये ईयर्स हो गए, ये मंथ्स हो गए। 12 वर्ष 8 महीने। यदि 6 महीने सर्विस कर लेता तो पूरा साल माना जाता है, तो 12 वर्ष 8 महीने नहीं, इसको मानेंगे एज्यूम्ड, माना गया 13 ईयर्स सर्विस। 12 वर्ष नहीं, 13 वर्ष मानेंगे। यदि 6 महीने या उससे ज़्यादा की अवधि हो जाती है तो वो वर्ष पूरा माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, इस प्रसंग में। अलग जगह दूसरी कोई और परिभाषा होगी, यहाँ नहीं। यहाँ है कि 6 महीने या उससे अधिक का समय हो गया तो पूरा 1 वर्ष मान लिया जाएगा। तो 12 वर्ष 8 महीने को हम मानेंगे 13 वर्ष की नौकरी। ठीक है। अब क्या कहता है ये प्रश्न में, 15 दिन का वेतन फॉर ईच ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 15 दिन, ये 15 डेज सैलरी मानी जाएगी। ये एवरेज सैलरी 480.97 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, और वो होगा 13 ईयर्स। अब बोलिएगा कैलकुलेशन इसका करके पता लग जाएगा। 480/15 इंटू 480.978 इंटू 13 ईयर्स, 93,790.71। तुम 7090 को 71 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। 1-2 रुपये का अंतर हो सकता है उत्तर में, कोई दिक्कत नहीं उसकी। और ये हो जाएगा 93,790.7 की जगह 91 मान रहे हैं। ये माना गया है। 1 रुपये 2 रुपये का अंतर आ सकता है, वो माइंड नहीं किया जाता। 10 रुपये तक कोई दिक्कत नहीं होती इनकम टैक्स में, ये माना जाएगा। ठीक है। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि सैलरी की परिभाषा में ये है, सैलरी में हम मानेंगे मूल वेतन बेसिक पे, डीए यदि सेवा की शर्तों में शामिल हो तो मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। सेल्स कमीशन यदि हो तो मानेंगे, अथवा यदि कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त हुआ हो। ये देखिए, ये लिख देता हूँ मैं इस तरफ। सैलरी क्या इंक्लूड करेंगे, बेसिक पे मूल वेतन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन प्लस एनी मॉनेटरी गेन। यदि कोई मौद्रिक लाभ हुआ है तो चाहे उसको नाम बोनस दें, फीस दें, कमीशन दें या और कोई नाम दे दें, पर डीए तभी शामिल होगा जब सेवा की शर्तों में, अन्यथा नहीं। हालांकि यहाँ पर ये कोई कठिनाई नहीं है, परंतु परिभाषा क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। किसी और प्रश्न में हो सकता है कठिनाई से आ जाए, तो उसमें आपको ध्यान रखना सैलरी का मतलब ये होगा। क्लियर होगी। अब आइएगा हमारे मूल बात पर, और वो ये है, यहाँ पर लिखा जाएगा आगे चल कर के, जो दोनों में से कम हो। शॉर्ट लेते चलिएगा, मुझे ज़रूरत होगी बार बार मिटाने के लिए। यहाँ पर लिखिएगा नेक्स्ट, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो राशि कम हो उसको घटाएंगे।
अब इन दोनों में से कम राशि कौन सी है? 93,791। तो इसकी छूट मिल जाएगी, ये -93,791। और जो टैक्सेबल पार्ट होगा ये है एग्जेम्प्टेड, ये कर मुक्त है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी राशि जो होगी वो टैक्सेबल होगी। 93,791 1,75,000 माइनस 93,791 81,209 इट इज टैक्सेबल, इस पर टैक्स लगेगा। 1,75,000 रुपये मिला, 93,791 रुपये कर मुक्त हो गए, उस पर कोई टैक्स नहीं है। बाकी का जो अमाउंट बचा है 81,209 उस पर टैक्स लगेगा, इसको इनकम में जोड़ देंगे। ये इसका कैलकुलेशन है कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट का। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ताकि बाद में फिर जोड़ते समय अमाउंट हमारे सामने रहे। 81,209 ये हो गया। कहिएगा क्लियर हो रही पोजीशन? नाउ नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, दैट इज़ द एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। दो प्रोविज़न है इसमें, एक प्रोविज़न हम देख चुके, दूसरा प्रोविज़न अब आपके सामने आ रहा है। उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, ये क्या होता है सब बात बताते हैं। और ये प्रोविज़न्स में आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएंगे। ये जो अभी प्रोविज़न डिस्कस किया था ये 101 पेज नंबर पर है। छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि धारा 10(10)(b) इसमें है ये प्रोविज़न। और अब इसके बाद आ रहा है नकदीकरण के बारे में, एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव का। ये है 102 पेज पर, और ये लिखा हुआ सेवानिवृत्त होने पर अर्जित छुट्टियों के वेतन का नकद भुगतान, इस नाम से ये आपके प्रोविज़न मिल जाएगा। चलें अब आगे, आइएगा इस प्रोविज़न को देखते हैं। पहले वर्किंग नोट में चल रहे हैं हम, और पहले तो हम ये देख लें कि इसको पैसा कितना मिल रहा है। कैश रिसीव्ड ऑन एनकैशमेंट ऑफ ई लीव, अर्नड लीव, और वो राशि बता रहा है क्वेश्चन में, इट इज़ रिसीव्ड ₹59,000। लास्ट बट वन लाइन देखिएगा, नियोक्ता द्वारा इनके 59,000 रुपये दिए गए, 59,000 रुपये मिले इसका। लेस एग्जम्पशन, कर मुक्ति, इसमें से कितना कर मुक्त है देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वो है 59,000, अथवा ₹3 लाख, ये मैक्सिमम लिमिट है, अथवा तीसरी शर्त, बैलेंस ऑफ अर्नड लीव,
अर्न रिलीव कैश रिसीव्ड, शेष अर्न रिलीव का प्राप्त कैश कितना होता है ये, और फिर विच एवर इज लेस, इन तीनों में से जो होगा वो लिखा, नीचे लिख लेंगे विच एवर इज, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, अमाउंट आएगा यहाँ पर विच एवर इज लेस, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो देखिए किस प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, करें शुरू, आइएगा वर्किंग नोट में। पहले दो प्रोविज़न्स तो अमाउंट उसके कैलकुलेटेड हैं हमारे सामने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 59,000 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड था, वो जो को त्यों लिख दिया है। मैक्सिमम लिमिट प्रोविज़न में दी गई होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका, वो दी हुई राशि होती है 3 लाख रुपए, इसलिए उसकी भी चिंता नहीं है। तीसरा, बैलेंस ऑफ अर्न रिलीव कैश रिसीव्ड, जो अर्न रिलीव का बैलेंस है वो कितना रहा है, ज़रा देखें कि क्या कह रहा है इस संबंध में। इसने ये कहा है कि 4th लाइन पढ़िएगा, वे प्रति वर्ष की सेवा के लिए 40 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और उनको 65,000 रुपये दिए गए। ठीक है, उनके डिपार्टमेंट ने जहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं प्रति वर्ष 40 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है। पहले तो एक बात ये समझ लें कि अर्जित अवकाश होता क्या है। कई तरह के अवकाश कर्मचारी को दिए जाते हैं। कैजुअल लीव होती है, अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, कोई काम अचानक ऐसा आ जाए तो वो छुट्टी कहलाती है कैजुअल लीव। उसी समय अर्जी भेज देता है कि भाई, या टेलीफोन कर देता है कि आज मैं नहीं आ सकूँगा, मेरे ये काम हो गया, मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, उससे कहते हैं कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, अचानक हो जाता है। यदि बीमार हो जाता तो मेडिकल लीव मिलती है, चिकित्सा अवकाश होता है। उसी प्रकार से यदि कोई कर्मचारी लगातार पूरे वर्ष भर सेवा करता है, नौकरी कर लेता है और अनावश्यक कोई छुट्टी वगैरह जो ज़रूरी है उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं लेता है, तो प्रति वर्ष उसके खाते में या उसके अकाउंट में कुछ छुट्टियां जमा करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं अर्नड लीव। वो इकट्ठी होती रहती है हर साल। अब कितनी छुट्टी मिलती है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नियम है। सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी साल भर में मिलती है, जो इकट्ठी हो सकती है, एकत्रित हो सकती है, एक्युमुलेट हो सकती है, आपस में जुड़ सकती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में सबके अलग अलग नियम है, किसी में 30 दिन, किसी में 10 दिन, किसी में 50 दिन, किसी में 40 दिन। जैसे इस कर्मचारी का जो डिपार्टमेंट है उसने 40 दिन की छुट्टी प्रति वर्ष उसको दी है। वो छुट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं और मान लीजिए आदमी रिटायर हो रहा है तो उन छुट्टियों को छोड़ दे और उनका पैसा ले ले, क्योंकि उसमें काम किया था उसने, वो छुट्टियां ली नहीं उसने, उसे कहते हैं अर्न रिलीव। जो वे छुट्टियां जिसको लेने का उसे अधिकार था, वे छुट्टियां उसने उपयोग में नहीं ली तो उन छुट्टियों का पैसा ले ले, वो ही कहलाता अर्न रिलीव का एनकेशमेंट, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ कि इसके कर्मचारी के डिपार्टमेंट ने इसको 40 दिन की हर साल अर्न रिलीव दी। ओके, पर ईयर EL अर्न रिलीव एट द रेट ऑफ 40 डेज, प्रतिदिन 40, 12 महीने इसने नौकरी करी, 12 साल 8 महीने। तो यहाँ पर महीनों को नहीं गिनेंगे, वर्ष को गिनेंगे, केवल वर्ष। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 10 महीना हो, 11 महीना हो, उस महीनों को नहीं गिनेंगे, केवल वर्षों को। तो 12 वर्ष नौकरी की इसने, इंटू
12 ईयर्स तो 480 डेज लीव इकट्ठी हो गई, 480 दिन की छुट्टियां इकट्ठी हो गई। अब ये रिटायर हो गया। आगे क्या कहते ज़रा देखिएगा इसमें। 40 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और निवृत्ति के समय उनके खाते में 120 दिन का अर्जित अवकाश जमा था, जिसके भुगतान में नियोक्ता ने उनको 59,000 रुपये दिए। और जब रिटायर हुआ, रिटायरमेंट की डेट दे रखी 1/11/2019 को, तो उसके खाते में 120 दिन थे, लेस बैलेंस 120 दिन, तो बाकी के 360 दिन लीव कंज्यूम्ड। 480 दिन की छुट्टी मिली खाते में, आज चेक कर रिटायर हुआ तो 120 दिन ही थे, तो बाकी छुट्टियां कहाँ गई? बाकी की छुट्टियां उसने कंज्यूम कर ली, उपभोग कर लिया, छुट्टियां ले ली। तो छुट्टियां ले ली, उसका पैसा नहीं मिलेगा, इनका पैसा नहीं मिलेगा, केवल इसका पैसा मिलेगा 120 दिन का, और वो मिला 59,000 रुपये। बात क्लियर हो गई। आइए अब इनकम टैक्स क्या कहता है। ये तो डिपार्टमेंट की बात थी। इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स ये कहता है कि कर मुक्ति की गणना करने के लिए क्या किया जाए कि कर्मचारी को प्रति वर्ष 40 दिन नहीं 30 दिन की छुट्टी माने जाएं। प्रति वर्ष उसको 30 दिन की छुट्टी मिलती है। अब देखिएगा इनकम टैक्स का प्रोविज़न, इनकम टैक्स प्रोविज़न पर ईयर अर्नड लीव एट द रेट ऑफ 30 डेज, 20 दिन 30 दिन की, 12 साल नौकरी की, महीने नहीं गिनते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटू 12 ईयर्स, तो ये छुट्टियां हुई 360 डेज लीव। इनकम टैक्स के प्रोविज़न में वो 360 दिन की छुट्टियां हुई। ओके, लेस नियम में चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव कंज्यूम्ड, जितने दिन की छुट्टियां उपभोग कर ली हैं, ले ली हैं, वो घटा दें। कितने दिन की छुट्टियां घट ली हैं इसने? 360, तो 360 में से 360 घटाए तो बैलेंस नील, 0, कोई छुट्टी नहीं ली। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छुट्टी बकाया है ही नहीं उसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन। अब आइए हमारे इस मेन प्रोविज़न पर, फेयर में बैलेंस ऑफ अर्नड लीव कैश रिसीव्ड, तो बैलेंस ऑफ लीव 0, नील, इनटू एक दिन की छुट्टी के कितना पैसा मिलता है? 480 रुपये, कुछ तो बताया था आपको, 480.978, ये हो गया 0, नील। विच एवर इज लेस, इन तीनों में से जो सबसे कम हो, ये नहीं है, ये 3 लाख नहीं है, ये कम है, ये घटेगा, तो यहाँ घटाएंगे नील, और फाइनल वैल्यू 59,000 इज टैक्सेबल। कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है इसको, नो, कोई एग्जम्पशन नहीं। 59,000 पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे, इसको किसी तरह की कर मुक्ति नहीं मिल रही है, ये ध्यान रखिए। आइएगा अब फेयर में चलते हैं, और ये होता है लीव 59,000। आइए
अब इसको फेयर कर देते हैं और उत्तर चेक कर लेते हैं हमारा कितना बन रहा है। देखिएगा, ये होता है 1,03,250, 1,03,250 प्लस 81,209 प्लस 59,000, it is 2,43,459, एक्यूरेट, 100% करेक्ट। अब इसको फेयर में इस तरह से लिखेंगे, ये है हमारा कमल, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। Number 1, salary 1,03,250, next compensation on retrenchment 81,209 and third encashment of earned leave 59,000, total taxable income और वो दे रहा है 243,459।